नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज आपके सामने फिर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जो अपना टॉपिक रह गया था, उस पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विद्यार्थियों अपना दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो चुका। मुगल काल में अपन ने साहित्यिक स्रोत पढ़ लिए, जिसमें विद्यार्थियों देसी साहित्य आ गया, तबकात, इम्पोर्टेंस तबकात, दरबारी साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य पे हमने लगभग डिस्कशन कर लिया, जिसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप पे भेज दिया गया। आज हम छोटा सा टॉपिक जो अपना रह रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं। दस्तूर अम्ल एवं ईशा, यूरोपीय साहित्य और पुरातात्विक स्रोत। इसी के साथ विद्यार्थियों अपना मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 या 3 बुक्स के नाम अपने से पूछे जाएंगे। आप इसको ध्यान से याद रखिए और इसको ध्यान से पढ़ना। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक है अपना 5 नंबर, जो अपन ने पीछे छोड़ा था उसके अकॉर्डिंग। दस्तूर अम्ल एवं ईशा, इंशा प्रशासनिक संबंधी तथ्यों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दस्तूर अम्ल, इसके अंतर्गत काफ़ी रचनाएं आती हैं। इस श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी, जिससे अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी मिलती है। इसमें राजकीय आवास, टंकसाल, सेना के गठन, मनसबदारों की श्रेणियां, फौजदार, कोतवाल इत्यादि के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं उनके कार्य, राजस्व संबंधी सुधार इत्यादि का उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक विषयों पर इंशा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रशासकीय पत्रों से भी जानकारी मिलती है। इस श्रेणी की अनेक रचनाएं हैं, जैसे इंशाए यूसुफ, इंशाए ब्राह्मण, खतूत शिवाजी, इंशाए अबुल फजल, दस्तूर अम्ल टोडरमल, रुकत आलमगिरी, जवाबित आलमगिरी, अखबारात इत्यादि प्रमुख है। इन पत्रों से विविध विषयों से संबंधित नियमों एवं कानूनों, प्रशासनिक विभागों तथा उनकी कार्यवाहियों के विषय में हमें तत्कालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फारसी साहित्य से मुगल काल के इतिहास और प्रशासन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन स्रोतों से विभिन्न शासकों के समय की प्रमुख घटनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल अमीरों एवं पदाधिकारियों के कार्य, उनकी नीतियों, जमींदारों व किसानों की स्थिति एवं अन्य विषयों की हमें जानकारी मिलती है। फारसी के अतिरिक्त मुगल काल में उर्दू, हिंदी, संस्कृत, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिससे राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सांस्कृतिक इतिहास भी इससे अनछुआ नहीं रह सकता। इसी क्रम में जैसे अपन ने देशी साहित्य पढ़ा था विद्यार्थियों, साहित्यिक स्रोतों के हमने 2 डिवाइडेशन किए थे। नंबर 1 देशी साहित्य, नंबर 2 यूरोपियन यानी मीन्स विदेशी साहित्य। तो विद्यार्थियों, ये तो हो गए दस्तूर अम्ल और इंशा। कुल मिला के दस्तूर अम्ल और इंशा का मतलब है तत्कालीन जो पत्र थे, मनसबदारी व्यवस्था थी, उस समय की जो कार्रवाइयाँ होती थी, जमींदारों की स्थिति, उनका पता चलता है हमें। यूरोपियन साहित्य पर हम चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थियों ध्यान से, यूरोपियन साहित्य फारसी साहित्य के अंतर्गत मुगल कालीन इतिहास की जानकारी के लिए यूरोपीय साहित्य भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस श्रेणी के स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे यूरोपीय यात्रियों एवं व्यापारियों के यात्रा विवरण तथा यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के दस्तावेज। विदेशों से भारत का व्यापारिक संबंध बढ़ने के कारण समय समय पर अनेक यात्री भारत आए। ऐसे यात्रियों में मुख्य रूप से उल्लेखनीय है
राल्फिश, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, पीटर मूडी, ट्रेवलियन, बर्लियन, मोसेरेट, प्लेंट, डी कास्टो, मूंची तथा रूसी यात्री निकितिन। इन यात्रियों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से विद्यार्थियों, इन यात्रा वृत्तांतों में अनेक विसंगतियां हैं, तथापि मुगलकालीन स्रोतों के रूप में उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यूरोपीय यात्रा वृत्तांतों में जेसुइट पादरी के वृत्तांतों का विशेष महत्व है। अकबर के दरबार में अनेक जेसुइट मिशन भारत आए। इन पादरियों के विवरण से अकबर के दरबार, उसकी धार्मिक स्थिति, दरबार की सामाजिक संरचना व प्रशासनिक विषयों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों के दस्तावेजों से भी तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था जैसे वस्तुओं के मूल्य, उनके उत्पादन, शिल्प, परिवहन के साधनों, व्यापार आदि के विषय में जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, ये हो गए अपने यूरोपियन साहित्य मीन्स साहित्यिक स्रोत लगभग अपन ने पूरा करने की कोशिश की है। अब विद्यार्थियों, अपना लास्ट टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। मुगलकालीन इतिहास की आधारशिला यद्यपि साहित्यिक स्रोत ही है, परंतु पुरातात्विक स्रोतों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। मुगलकालीन अभिलेखों, सिक्कों, भव्य भवनों एवं उनके अवशेषों से भी मुगलकालीन इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। साहित्यिक स्रोतों की तुलना में वास्तव में पुरातात्विक स्रोत नगण्य मात्र है। फिर भी इतिहास के विभिन्न पहलुओं के विषय में हमें जानकारी मिलती है। अभिलेखों से विभिन्न शासकों के राज्य की सीमा, उनके शासनकाल की तिथि क्रम के निर्धारण में सहायता मिली। मुगल काल में विभिन्न शासकों ने विभिन्न आकार, प्रकार, धातु एवं मूल्यों के सिक्के डलवाए। इन्हें देखकर शासन विशेष की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसकी क्या रुचि थी, क्या हॉबी थी, वो कौन से आराध्य को मानता था, या कौन से देश या किसके साथ उसके क्या रिलेशन थे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सिक्कों पर खुदी इमारतों से तिथिक्रम एवं सम्राटों की उपाधियों से पता चलता है कि मुगल काल में स्थापत्य कला का जो विकास हुआ उसका अंदाजा तत्कालीन किलों, मस्जिदों इत्यादि को देखकर लगाया जा सकता है। इनमें से अनेक, जैसे आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, ताजमहल आदि मुगल स्थापत्य की भव्यता की व्याख्या कर रहे हैं। इन्हें देखकर मुगलों की कलात्मक अभिरुचि, आर्थिक संपन्नता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन विविध स्रोतों का समुचित उपयोग कर हम मुगल इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये अपना लगभग टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम जो कल पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत के इतिहास में यूनिट फर्स्ट में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे वो है भारत में तुर्की शासन की स्थापना। विद्यार्थियों, कल हम टॉपिक ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।